आप इमेजिन करो यार कि आप घर जाओ और घर पर माँ ना हो। माँ के बिना आप जीवन इमेजिन कर सकते हो? क्योंकि मम्मियाँ जो हैं वो हमारे लाइफ का बड़ा ऐसा पार्ट है जिनके बिना हमने अभी जीना सीखा नहीं होता है। इस कहानी में एक अबोध बालक है जिसकी माँ का अभी अभी स्वर्गवास हुआ है। उसे ये नहीं पता, उस बालक को, कि मृत्यु क्या चीज़ होती है। और उस उम्र में जिसमें वो ये नहीं जानता कि मृत्यु क्या चीज़ है, उसकी माँ छिन जाए, बिना माँ के वो कैसे रहेगा, क्या इमेजिन करेगा, कैसे लाइफ को आगे करेगा, यही इस कहानी में है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रिया मैम आपके लिए आज फिर से एक और चैप्टर लेकर आ गई हूँ। और आज जो चैप्टर हम कवर अप करने वाले हैं उसका नाम है काकी। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में डालती हूँ। आप इमेजिन करो यार कि आप घर जाओ और घर पर माँ ना हो। माँ के बिना आप जीवन इमेजिन कर सकते हो? थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, क्योंकि मम्मियाँ जो हैं वो हमारे लाइफ का बड़ा ऐसा पार्ट है जिनके बिना हमने अभी जीना सीखा नहीं होता है। ठीक है, आप सोचो, आप तो यार क्लास 9-10 यानी 13-14 साल के हो गए हो और आप माँ के बिना नहीं रह पा रहे हो। इस कहानी में एक अबोध बालक है जिसकी माँ का अभी अभी स्वर्गवास हुआ है। उसे ये नहीं पता, उस बालक को, कि मृत्यु क्या चीज होती है। और उस उम्र में जिसमें वो ये नहीं जानता कि मृत्यु क्या चीज है, उसकी माँ छिन जाए, बिना माँ के वो कैसे रहेगा, क्या इमेजिन करेगा, कैसे लाइफ को आगे करेगा, यही इस कहानी में है। पूरी एंड तक की नहीं, लेकिन बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी है। हम स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है काकी। अब क्या होता है कि जो हमारी ना काकी हैं, यानी कि जो श्यामू की माँ है, उनका जस्ट अभी अभी देहावसन हुआ है, यानी मृत्यु हुई है उनकी। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि पर शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। जब जनरली किसी की डेथ होती है तो हम क्या करते हैं, कपड़ा डालते हैं और उसकी डेड बॉडी को डाल देते हैं। और जो परिवार के लोग होते हैं आसपास बैठकर क्या कर रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, शोक कर रहे होते हैं कि हाय, हमारा जो बड़ा प्रिय व्यक्ति था ये नहीं रहा। ठीक वही हो रहा था। श्यामू को जब तक ये बात समझ आती तब तक वो लोग क्या करने लगे, उसे अंतिम क्रिया के लिए ले जाने लगे। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, लोगों के हाथों से छूट कर वह उमा के ऊपर जा गिरा। है तो बच्चा ही ना, मर गई है माँ, अब क्या करे भाई। लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रही है, उसे कैसे पता। तो अपनी माँ से चिपक कर कहता है कि कहाँ ले जा रहे हो मेरी माँ को, मेरी माँ सो रही है। बोला काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। लेकिन कोई सुनता है बच्चों की? कोई नहीं सुनता, सब ले जाते हैं। अच्छा, जो बड़े इंटेलिजेंट से लोग हैं उसे संभालने की कोशिश करते हैं, कहते हैं तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई है, बस ऊपर राम के यहाँ गई है। लेकिन आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो उसे बता ही देते हैं कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। यद्यपि वो बुद्धिमान गुरुजनों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा ना रह सका। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया, यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया। रोना तो शांत हो गया, लेकिन मन तो अभी भी भारी है ना, है तो माँ ही जो अब रही नहीं। तो काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वर्षा के अनंतर एक ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही होता है ना, जैसे कि मान लो बारिश हुई तो ऊपर की मिट्टी तो सूख गई, लेकिन जो अंदर की आर्द्रता है वो बड़े दिन तक बनी रही। तो ऊपर ऊपर से तो आंसू सूख गए हैं श्यामू के, लेकिन दिल अभी भी भारी है, क्योंकि उसकी काकी उसके पास नहीं है। बस प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर तकता रहता था। मतलब ऐसे ऐसे जीरो में कहीं देख रहा है और बस कुछ कुछ सोच रहा है। एक दिन अचानक होता है कि उसकी नजर पड़ती है ऊपर उड़ती हुई पतंग में। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। अपने पापा से कहते हैं, पापा मुझे पतंग मंगा दीजिए। पिताजी भी भाई अभी तो शोक में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनकी भी पत्नी गई है। तो वो भी कहकर टाल देते हैं कि हाँ ठीक है मंगा दूंगा, और ये बोलकर वो निकल जाते हैं। उन्हें क्या पता कि भाई श्यामू को कितनी अर्जेंट नीड है पतंग की, उसने तो खुरापात कुछ सोची हुई है। अब क्या है कि विश्वेश्वर टाल देते हैं, तो उसे तो पतंग चाहिए, तो वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे विश्वेश्वर को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या कर देता है वो जानते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर
अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली, उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। जैसे ही उसने कोट की जेब में क्या करा, चवन्नी पाई, वैसे ही 9-2-11 हो गया। लेकिन भाई आप ये समझो कि माता पिता की पॉकेट से पैसा चुराना भी तो चोरी ही कहलाता है ना। मम्मी पापा को पता चलता है तो धर धर के सूतते हैं। अभी तो फिलहाल विश्वेश्वर को नहीं पता चला है और उसने पतंग मंगा ली है। किससे मंगा ली है वो भी जानते हैं। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क यानी लगभग उसी की उम्र का था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। खूब अकेले में लाना मतलब किसी को बताना नहीं है, चुपचाप लेकर आना। क्योंकि श्यामू जानता है कि जो ऐसे लोग जो मेरी माँ को बिना किसी दया भाव के जाकर जला आए हैं, इनसे मैं किसी भी तरीके की उम्मीद कैसे करूं। ये मेरी काकी को क्यों राम के यहाँ से नीचे आने देंगे। अब उसे क्या पता कि भाई मरे हुए लोग वापस नहीं आते, अबोध है, मासूम है, नहीं जानता मृत्यु क्या चीज है। तो उसने भोला से बड़े प्यार से कहा कि भैया कोई जान ना पाए इसे लेकर आना। भोला भी कह देता है कि ठीक है, कोई नहीं जान पाएगा। अब भाई ले आता है। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसने डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं, है तो बच्चा ही, तो अपने समवयस्क को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम किसी से ना कहो तो मैं तुम्हें एक बात कहूं, मैं ना ये जो पतंग है इसे ऊपर भेजूंगा और जिसको पकड़ कर हम मेरी जो काकी है ना वो राम के यहाँ से नीचे आ जाएगी। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम भी लिख देता, यानी मैं काकी भी लिख देता, और जिसे पढ़कर मेरी काकी को ही ये पतंग मिलती और वो डोर पकड़कर नीचे आ जाती। लेकिन भाई जो भोला है ना थोड़ा सा समझदार है, उसने कहा भैया, श्यामू भैया, जो ये आपने डोर बांधी है ना ये तो बड़ी पतली है और काकी का वजन कैसे झेल पाएगी, तो हमको चाहिए डोर। अब हुआ कांड। अब क्या हुआ, कोई तो उसको चवन्नी नहीं दे रहा था पतंग के लिए, तो डोर के लिए पैसा कहाँ से आए। तो भैया जैसे पतंग के लिए पैसा जुगाड़ा गया था वैसे ही डोर के लिए, मोटी डोर के लिए पैसा जुगाड़ा जाता है और यही फैल जाता है रायता, यानी यही हो जाता है कांड। क्या कांड हो जाता है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था, उसने कहा बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जलाए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे नींद ही नहीं आई कि भैया सारा मेरा जो प्लान है वो चौपट होने वाला है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा। पहले दिन तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, क्योंकि भाई 2 रस्सियां तो लगेंगी मेरी काकी को ऊपर से नीचे आने में। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगी, यानी मेरी ही काकी उसे पकड़कर नीचे आएगी और अन्य कोई व्यक्ति नहीं आएगा। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला। श्यामू को धमकाया तो भोला गए डर, तो भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया, बोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं, कहकर फिर तमाचे जड़े। पहले 2 तमाचे जड़े और फिर कहते हैं कि चोरी करके जेल जाओगे, फिर ये बोलकर उसको 2 तमाचे जड़ दिए। 2-4 तमाचे जड़ने के बाद और ऐसे कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई, तो भोला तो मुखबिर हो ही गया था। भोला बताता है कि भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब यहाँ से विश्वेश्वर बाबू का हृदय हो जाता है द्रवित और वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे जब पतंग मांग रहा था
मैंने बजाय उसके सवालों का जवाब देने के उसे टाल दिया। तो हुआ ये कि उसने अपनी मर्जी से जो उसको ठीक लगा उसने वो किया, और फिर भी मैं उसे जान ना पाया, और मैंने बिना ये जाने कि उसने पैसे क्यों चुराए हैं मैंने उसे मार दिया है। अब इस ग्लानि में वो श्यामू को अपनी बाहों में भींचते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इसका तो कोई फायदा नहीं, वो ऑलरेडी श्यामू को मार चुके हैं, पतंग को वो फाड़ चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी, जो कि हमारी कहानी का शीर्षक भी है। बहुत ही मार्मिक कहानी, बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी। आप ये सोचो यार कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हम अपनी माँ के बिना जीना नहीं जानते, हम सोच नहीं सकते अपनी लाइफ अपनी माँ के बिना, और वो छोटे से बच्चे की माँ जो है उससे इतनी कम उम्र में छिन गई है, तो वो कैसे रह रहा होगा। इसी मार्मिक कहानी का बहुत सुखद अंत नहीं होता है, क्योंकि उसके पिता भी जो है वो उसे मार रहे हैं और चीजें उसके फेवर में नहीं है। हालांकि बाद में विश्वेश्वर को बहुत अफसोस होता है, लेकिन उस अफसोस का वो क्या करे, उसकी पतंग तो फाड़ दी, उसका जो प्लान था वो तो फेल हो गया। अब हो बस ये सकता है कि विश्वेश्वर उसे बहुत प्यार से समझाए कि श्यामू, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, मृत्यु ऐसी है कि एक दिन आनी है और सबको आनी है। खैर, ये सब बहुत गहरी बातें हैं, फिर कभी इन पर बहुत गहरी चर्चा करेंगे। आज अभी अपना चैप्टर खत्म करते हैं जिसका नाम है काकी। छोड़े जाती हूँ आपको इन यादों के साथ कि कैसे एक छोटा सा बालक जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो कैसे उन्हें वापस लाना चाहता है। मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहूंगी मेरे प्यारे बच्चों, आज अपनी माँओं को इतना प्यार करना, ऐसे चिपकाना, कहना मम्मी यार आई लव यू, है ना, मैं आपके बिना शायद रह नहीं सकता, क्योंकि जिनके पास माँ नहीं होती है उनके लिए जीवन बड़ा कठिन होता है, और ये हमें इस कहानी से पता चलता है, क्योंकि माँ जीवन में बहुत 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 जरूरी है। चलिए, मैं प्रिया मैम आपसे अलविदा लेती हूँ, और मिलेंगे अब हम अगले चैप्टर में जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। टाटा, बाय बाय।